अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हमारा टॉपिक ग्लाकोमा। ग्लाकोमा एक तो प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और दूसरा हमारे पास इसके मतलब डे टू डे लाइफ में केसेस भी आते रहते हैं। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लाकोमा, इसमें क्या क्या चीज़ें, 3 चीज़ें आती हैं: सिलरी बॉडी, एंटीरियर चैम्बर एंगल और एक्वस ह्यूमर डायनेमिक्स। सिलरी बॉडी की बात करें तो ये क्या है? इट इज़ ए फॉरवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ कोरॉइड। जो सेकंड लेयर है आईबॉल की, मतलब फर्स्ट स्क्लेरा है सबसे ऊपर, उसके अंदर कोरॉइड आगे आके सिलरी बॉडी बनाता है, सेकंड पार्ट उसका, और उससे आगे प्रोजेक्शन है आइरस। तो ये उसकी फॉरवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ कोरॉइड है। कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम ओरा सिरेटा टू आइरिस। ये मतलब मिडिल पार्ट है सेकंड लाइन का, ओरा सिरेटा से आइरिस। ओरा सिरेटा क्या है? वो पॉइंट जहाँ पे इनर साइड पे रेटिना स्टार्ट होता है, ये वो पॉइंट है। ओरा सिरेटा से आइरिस तक ये एक्सटेंड करता है। ये ट्रायंगुलर इन शेप है। अगर ट्रायंगुलर शेप है तो इसकी 3 सर्फेसेस होनी चाहिए। एक इसकी आती है एंटीरियर सरफेस, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस है वो ट्रेबेकुलर मेशवर्क का एक पार्ट बनाता है, यूवियल पोर्शन, ठीक है। दूसरा जो आउटर सरफेस है वो स्क्लेरा के अगेंस्ट लाई करती है, और जो इनर सरफेस है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आगे, पार्स प्लिकेटा और पार्स प्लेना। पार्स प्लेना पोस्टीरियर 2/3 होता है, और ये जैसे पार्स प्लेना प्लेन होता है स्मूथली, ये स्मूथ और रिलेटिवली ए वास्कुलर होता है। जब ये ए वास्कुलर है तो हम जो भी इंसिजन देते हैं, जो भी ऑपरेट करते हैं, तो हम इंसिजन पार्स प्लेना के थ्रू देते हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली ए वास्कुलर, तो ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं। ये याद रखिएगा। एमसीक्यू आ सकता है कि इंसिजन हम कहाँ से प्रेफर करते हैं, तो पार्स प्लेना के थ्रू। दूसरा पार्ट है पार्स प्लिकेटा। पार्स प्लिकेटा क्या है कि ये जो इसका एंटीरियर 1/3 है वो है, और ये थोड़ा सा ना स्मूथ नहीं होता, थोड़ा सा ना इसमें प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन 70 to 80 होती हैं, जिन्हें कहते हैं सीलरी प्रोसेसेस। सीलरी प्रोसेसेस अटैच होते हैं जोन्यूल के थ्रू लेंस से। सीलरी प्रोसेस के आगे इसकी जो चीज़ होती है वो सीलरी एपिथेलियम होती है, और इसके अंदर मसल होते हैं। सीलरी बॉडी में हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं मेन, सीलरी मसल और सीलरी प्रोसेसेस। सीलरी मसल 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है आगे, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, सर्कुलर और रेडियल फाइबर। जो सीलरी प्रोसेसेस हैं, जैसे मैंने कहा 70 to 80 होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। ये क्या करते हैं? ये पोस्टीरियर चैम्बर में प्रोजेक्ट हुई होती हैं। पोस्टीरियर चैम्बर और एंटीरियर चैम्बर क्या है? जो कॉर्निया से आइरस तक जो पार्ट है वो एंटीरियर चैम्बर है, और जो आइरस से लेंस के दरमियान जो हिस्सा है उसे कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। ये दोनों मिला के एंटीरियर सेगमेंट बनता है, और लेंस से पीछे पोस्टीरियर सेगमेंट होता है। ये याद रख लिए एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा क्या होता है इसमें कि ये जो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनके जो टाइट जंक्शन होते हैं वो ब्लड एक्वस बैरियर के तौर पे काम करते हैं। इसका जो सिलरी एपिथेलियम है ना, उसमें टाइट जंक्शन के तौर पे फंक्शन करते हैं। अगर फंक्शंस की बात करें तो सिलरी बॉडी के क्या फंक्शन है? वैसे अगर आम से देखें तो इसमें क्या है, सिलरी मसल है, अगर मसल है तो इसमें क्या करता है, अकोमोडेशन में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, इसमें एपिथेलियम लगी हुई है, एपिथेलियम एक्वस फॉर्मेशन, एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन में वो करती है सारा। तो 2 इसके मेन फंक्शन है सिलरी बॉडी के। अब हमारे पास दूसरा जो है इसके पॉइंट, जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लाकोमा में है, वो है एंटीरियर चैम्बर एंगल। एंटीरियर चैम्बर एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, याद मतलब आगे जो ग्लाकोमा को कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो उसमें ये हेल्प करता है। तो ये अपने ध्यान से देखें। इसमें 4 चीज़ें शामिल हैं, 4 स्ट्रक्चर्स हैं। एक शॉर्बिस लाइन, दूसरी ट्रेबेकुलर मेशवर्क है, तीसरा स्क्लेरल स्पर है, चौथा एंटीरियर सरफेस ऑफ सिलरी बॉडी। ये आप अगर एक सीक्वेंस से याद रखें तो आगे आपको हेल्प होगी गोनियोस्कोपी में। कैसे? शॉर्बिस लाइन क्या है?
कि ये प्रोमिनेंट एंड ऑफ डेस्मेंट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया की जो लेयर्स हैं 5 हैं, उसमें जो चौथे नंबर पे है आउटर टू इनवर्ट जो है वो है डेस्मेंट मेम्ब्रेन। इसके अंदर आती है एंडोथेलियम। तो जो डेस्मेंट मेम्ब्रेन का प्रोमिनेंट एंड है उसको कहते हैं शार्प बेस लाइन। ट्रेबेकुलर मैशवर्क है, उसके आगे बताता हूँ। उसके 3 हिस्से होते हैं। स्क्लेरल स्पर, स्क्लेरल स्पर कहते हैं एक जो प्रोजेक्शन है उसको कहते हैं स्क्लेरल स्पर, स्क्लेरा की इधर आ रही होती है। और चौथे नंबर पे एंटीरियर सरफेस ऑफ सिलरी बॉडी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सिलरी बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर सरफेस है, वो इसका एंगल का एंटीरियर चैम्बर एंगल का एक पार्ट बना रही होती है। और जो क्लिनिकली एंगल स्ट्रक्चर्स हैं ये हम गोनियोस्कोपी से देखते हैं। गोनियोस्कोपिक एग्जामिनेशन इसके लिए होता है। अब देखें कि एक्वस बनता है और कहाँ कहाँ से वो गुजर कर जाता है। तो इसमें 4 मेन स्ट्रक्चर्स हैं। पहला एक है ट्रेबेकुलर मैशवर्क, उससे पास करता है। उसके बाद श्लेम कनाल, उससे आगे एक्वस वेन्स और फिर एपिस्क्लेरल वेन्स। अब जो ट्रेबेकुलर मैशवर्क है वो क्या है, एक सीव लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक यूवियल मैशवर्क होता है, दूसरा कॉर्नियोस्क्लेरल मैशवर्क होता है, तीसरा जक्स्टाक्लैनिकुलर या क्रिपिरिफॉर्म मैशवर्क। यूवियल मैशवर्क क्या है कि ये इनर मोस्ट पार्ट है जो आयरस से लेकर शार्प बेस लाइन तक जाता है। कॉर्नियोस्क्लेरल मैशवर्क जो है ये मिडिल पार्ट है ट्रेबेकुलर मैशवर्क का, और ये एक्सटेंड कहाँ से करता है, ये आयरस से स्क्लेरल स्पर से शार्प बेस लाइन तक। और जो तीसरा जक्स्टाक्लैनिकुलर या क्रिपिरिफॉर्म मैशवर्क है ये क्या करता है, ये अटैचमेंट है। किसको अटैच कर रहा था, कॉर्नियोस्क्लेरल मैशवर्क को, किससे आगे, श्लेम कनाल से। तो इस तरह हमारे पास ट्रेबेकुलर मैशवर्क के 3 पार्ट्स पूरे होते हैं। अब एक चीज़ याद रखने वाली है कि जक्स्टाक्लैनिकुलर या क्रिपिरिफॉर्म मैशवर्क है जो मतलब लास्ट है, सबसे आउटर है, जो कनाल ऑफ श्लेम से अटैच है। तो ये मेजर रेजिस्टेंस की एक जगह है। इट इज़ अ साइट ऑफ मेजर रेजिस्टेंस टू एक्वस आउटफ्लो। मतलब मोस्टली जो एक्वस में रेजिस्टेंस आनी होती है इसके फ्लो में, वो इस जगह पे आ रही होती है। अब दूसरा हमने कहा था एक फ्लो में क्या चाहिए, ट्रेबेकुलर मैशवर्क होगा हमारे पास, दूसरा श्लेम कनाल। श्लेम कनाल ट्रेबेकुलर मैशवर्क से जब एक्वस हो जाता है तो श्लेम कनाल में आता है। ये एंडोथेलियल लाइन ओवल चैनल है, और ये आगे इससे क्या बनता है, एक्वस वेन्स बनती हैं। एक्वस वेन्स को इंट्रास्क्लेरल एक्वस वेसल भी कहते हैं। ये 25 to 35 होती हैं। इससे आगे जो एक्वस वेन में जाते हैं वो एपिस्क्लेरल वेन्स, ये ब्रांचेज ऑफ एंटीरियर सिलरी वेन्स हैं। और इसमें क्या होता है कि जो एंटीरियर चैम्बर में और जो एक्वस एपिस्क्लेरल वेन्स में बना होते हैं इनके दरमियान 5 mm मरकरी का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से जो एक्वस है वो एंटीरियर चैम्बर से रश करके एपिस्क्लेरल वेन्स तक जाता है। मतलब उसको एक फ्लो मिला रहता है क्योंकि इतना प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। अगर आगे हमारे पास है एक्वस ह्यूमर डायनेमिक्स, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें मूवमेंट कैसे होती है या आगे क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ये एक्वस ह्यूमर इज़ अ क्लियर फ्लूइड और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। और अगर देखें तो रेट ऑफ एक्सक्रीशन 2 to 2.5 मिलो माइक्रोलीटर पर मिनट है। और जो वॉल्यूम एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में इसका पड़ा होता है वो 0.3 ml होता है। कंपोजिशन की बात करें तो 9.9% वाटर है और सिर्फ 0.1% सॉलिड है। सॉलिड में इसके सेल्स नहीं होते, ये याद रखिएगा, एमसीक्यू आ सकता है। सेल्स नहीं होते इसमें। प्रोटीन लेस देन 1% एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, मतलब प्रोटीन इतनी कम होते हैं प्लाज्मा की निस्बत। और जो एस्कॉर्बेट है वो 30 टाइम्स हायर देन प्लाज्मा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्यों होता है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होता है। और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कांटेक्ट में होते हैं आइस के, या जो भी एंट्री इसको रोकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल कर देते हैं। ये एस्कॉर्बेट का, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है।
एक्वस जो प्रोडक्शन है वो दो तरह से होती है, एक्टिव प्रोडक्शन है और पैसिव सिक्रीशन है। एक्टिव 80% एक्टिव होती है और जो पैसिव है वो 20% होती है। पैसिव दो तरह से हो सकती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से या डिफ्यूजन से। एक्वस ड्रेनेज किस किस तरीके से हो सकता है, इसके भी दो तरीके हैं। ट्रेबेकुलर मैशवर्क जो हमने पहले पढ़ा है, 90% जो होता है वो रूट इसका ये होता है, और जो 10% है वो यूवी स्क्लेरर है। यूवी स्क्लेरर क्या होता है, इसमें यूवी स्क्लेरर में क्या होता है कि सीलरी बॉडी से सुप्रा कोराइडल स्पेस, ये जो कोराइड और स्क्लेरा के में सुप्रा कोराइडल स्पेस उसमें जाता है, फिर ये वीनस सर्कुलेशन ऑफ सीलरी बॉडी उसकी वीनस में चला जाता है, फिर कोराइड और स्क्लेरा उनके जो उसमें चला जाता है, कोराइड और स्क्लेरा के जो वीनस चैनल्स हैं उसमें फिर ये डायरेक्ट वेन्स में चला जाता है। तो ये सीलरी बॉडी से सुप्रा कोराइडल स्पेस और से आगे उसके वीनस चैनल्स में। नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर कितना होता है, 10 to 21 मिलीमीटर मरकरी ये इसका नॉर्मल है, और जो इसकी रेंज है और जो एवरेज है वो 16 और +-3 के साथ, ये मतलब इसकी एवरेज वैल्यू है 16 और +-3 हो सकता है इसमें, ये इसकी एवरेज वैल्यू है। डायरनल वेरिएशंस मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में इसकी 5 मिलीमीटर मरकरी तक इसकी वेरिएशन आ सकती हैं, और अगर 10 से 15 मिलीमीटर मरकरी आ रही है तो इसका मतलब उसमें कोई पैथोलॉजी होगी। मोस्टली ये प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा में होता है। जो पीक पे इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो मॉर्निंग के टाइम होता है। अब क्या क्या चीज़ें इसको मेंटेन रखती है बैलेंस को, एक तो प्रोडक्शन और दूसरा आउटफ्लो, मतलब प्रोडक्शन कितनी हो रही है और उसका आउटफ्लो कितना जा रहा है, ये इसको नेट इसका जो लेवल है वो मेंटेन रखती है दो चीज़ें। किसी में प्रॉब्लम हो गया तो ये प्रोडक्शन कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, आउटफ्लो कम या ज़्यादा हो रहा है, फिर उसके लेवल में उसके प्रेशर में चेंज आ जाएगा। जो जनरली जो एलिवेटेड इंट्राओकुलर प्रेशर है वो आउटफ्लो में रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं, प्रोडक्शन में बहुत रेयर चांसेस या ना होने के बराबर होते हैं। मेनली जो हमारे पास मसला आता है वो आउटफ्लो में आता है, आउटफ्लो ब्लॉक हो जाता है। अगर बात करें कि फंक्शन की एक्वस ह्यूमर की, तो एक्वस ह्यूमर की अगर आप लोकेशन देखें तो उसमें उसके आगे पड़ा होता है कॉर्निया, तो उसमें अगर देखें तो क्या है, एक तो ये मेनली जो प्रेशर मेंटेन रखता है इंट्राओकुलर, दूसरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो ए वास्कुलर स्ट्रक्चर लाइक लेंस कॉर्निया, और तीसरा क्या है कि ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, और चौथा ये मेटाबोलाइट्स रिमूव करता है, ए वास्कुलर स्ट्रक्चर जिस तरह वही लेंस और कॉर्निया उसके न्यूट्रिशन भी उसकी मेटाबोलाइट्स भी रिमूव करता है, ट्रांसपेरेंसी और प्रेशर मेंटेन करता है। अब हमारा मेन टॉपिक जो जिसका नाम भी है ग्लाउकोमा वो है। अब ग्लाउकोमा की डेफिनेशन आपने लाजमी याद रखनी है और इसको माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेना कि इसकी असल में क्या डेफिनेशन है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये वर्ड याद रखना, ऑप्टिक न्यूरोपैथी विद करेक्टरिस्टिक्स विजुअल फील्ड इफेक्ट। मतलब एक तो ऑप्टिक न्यूरोपैथी उसको नहीं है, मतलब ऑप्टिक नर्व डैमेज होनी है उसकी, दूसरा उसकी वजह से उसको क्या होना है, विजुअल फील्ड इफेक्ट आने, ये दो चीज़ें लाजमी है। अब क्या ये डेफिनेशन होगी। अब दूसरा क्या जो हम मोस्टली हमें याद होता है वो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, हम कहते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर रेज हो गया ग्लाउकोमा। अब ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो किस वजह से होती हैं, मेनली इंट्राओकुलर प्रेशर के रेज होने की वजह से। लेकिन होती क्या असल ग्लाउकोमा है क्या, वो ऑप्टिक न्यूरोपैथी विद कैरेक्टरिस्टिक विजुअल फील्ड इफेक्ट। हाँ, किस वजह से होता है, वो मोस्टली रेज इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से हो सकता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब दो तरह से हो सकता है, नॉर्मल टेंशन या लो टेंशन ग्लाउकोमा हो सकता है, या ओकुलर हाइपरटेंशन या ग्लाउकोमा सस्पेक्ट इसका नाम है। मतलब एक तो नॉर्मल अगर इंट्राओकुलर प्रेशर है उसमें भी ग्लाउकोमा हो सकती है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज और विजुअल फील्ड इफेक्ट आ सकते हैं। ये हमारे पास जो मोस्टली आते हैं वो रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर के साथ आते हैं जिसमें कपिंग और विजुअल फील्ड इफेक्ट आते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो चार इसमें जो क्लासिफिकेशन करते हैं चार तरह से, एक प्राइमरी ग्लाउकोमा, सेकेंडरी ग्लाउकोमा
उसके अलावा कंजेनिटल ग्लाकोमा और नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा। अब प्राइमरी की बात करें तो हमारे पास प्राइमरी किसे कहते हैं, जो अगर हमारे पास जो पैथोलॉजी है या कोई प्रॉब्लम वो आई रिलेटेड है, मतलब आई का अपने फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होगा तो प्राइमरी होगा। प्राइमरी में ओपन एंगल भी हो सकता है और प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लाकोमा भी हो सकता है। सेकेंडरी में क्या है कि कोई सिस्टेमिक कॉज है उसकी वजह से ग्लाकोमा हो गया, या कोई आई में मेनली आई में नहीं प्रॉब्लम, उसके कोई साथ ये पेरिफेरी में कोई मसला है। सेकेंडरी ओपन एंगल भी हो सकता है, सेकेंडरी क्लोज एंगल ग्लाकोमा भी हो सकता है। कंजेनिटल की बात करें मतलब बर्थ के बाद, उसमें 3 तरह से होता है। ट्रू कंजेनिटल वो होता है जिसमें जब बेबी की बर्थ हुई है तो उसी वक्त उसका इंट्राकोलर प्रेशर रेज था। प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लाकोमा क्या होता है, अगर बर्थ से लेकर 3 साल की उम्र तक उसको अगर हो जाता है तो उसको हम प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लाकोमा कहते हैं। और जो तीसरा है वो जुवेनाइल ग्लाकोमा, अगर 3 साल से 16 साल तक हो जाए उसको जुवेनाइल ग्लाकोमा कहते हैं। चौथा हमारे पास है नॉर्मल टेंशन, वो मैंने पहले बताया जैसा लो नॉर्मल टेंशन या लो टेंशन ग्लाकोमा। पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अब सबसे पहले हमने ग्लाकोमा का डेफिनेशन बताया कि ऑप्टिक नर्व डैमेज, ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो ऑप्टिक नर्व में एक इसकी लेयर होती है जिसको कहते हैं गैंग्लियन सेल लेयर। गैंग्लियन सेल लेयर, इसमें गैंग्लियन होते हैं और इसके फाइबर्स होते हैं। अब क्या होता है, हर न्यूरॉन हर नर्व फाइबर को कॉन्स्टेंटली उसके न्यूट्रिशन या ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए होते हैं जिसको कहते हैं न्यूरोट्रोफिन्स। ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो रिक्वायर होते हैं हर नर्व फाइबर के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जब इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारे पास जो लैमिना क्रिब्रोसा है, लैमिना क्रिब्रोसा है जहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व है ये निकल रही होती है आई बॉल से। तो ये एक तरह से ना वीक पॉइंट होता है आई बॉल का, लैमिना क्रिब्रोसा ऐसे कहते हैं। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो इसमें क्या होता है, वो ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर पड़ता है और रेटिना पे, तो रेटिना की ये जो लेयर है कंप्रेस हो जाती है, जिस वजह से जो एक्सोप्लाज्म जो रेट्रोग्रेड फ्लो होता है न्यूरोट्रोफिन्स या ग्रोथ फैक्टर्स का वो रुक जाता है। तो जैसे ही वो ग्रोथ फैक्टर रुक जाते हैं तो एपोप्टोसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है गैंग्लियन सेल फाइबर्स की। तो उस एपोप्टोसिस की वजह से जो लॉस होना शुरू हो जाते हैं रेटिनल नर्व फाइबर, और उसकी वजह से हमारे पास जैसे क्योंकि रेटिना ही नहीं हमारी विजन कंट्रोल करनी है तो फिर ऑप्टिक डिस्क चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, उसके साथ विजुअल फील्ड इफेक्ट आना शुरू हो जाए। तो ये अपने पैथोजेनेसिस याद रखनी है। उसके अलावा अगर एटियोलॉजी की बात करें तो 2 तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, मैकेनिकल थ्योरी और इस्केमिक थ्योरी की वजह से। मैकेनिकल थ्योरी वही है कि प्रेशर की वजह से प्रेशर पड़ा ऑप्टिक नर्व पे और जो रेटिना पे प्रेशर पड़ा तो उसकी वजह से जो न्यूरोट्रोफिन है वो उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती, एपोप्टोसिस और विजुअल फील्ड इफेक्ट आते हैं। और जैसे पहले सारा किया वो मैकेनिकल थ्योरी है। दूसरा इस्कीमिक थ्योरी, किसी वजह से जो इस्कीमिया हो गया, वास्कुलर इनसफिशिएंसी थ्योरी भी इसे कहते हैं। तो इसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं, एक तो ऑटो रेगुलेशन का मैकेनिज्म फेल हो गया, क्योंकि ऑटो रेगुलेशन होती है जब फ्लैश प्रेशर कम ज़्यादा होता है तो आई का ऑटोमेटिकली उसका ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है। तो अगर वो फेल हो जाए, वेज़ोस्पैज़म हो जाए जैसे कि माइग्रेनस हेडेक में होता है, या सिस्टेमिक हाइपोटेंशन हो, पूरे बॉडी में चल ही कम, ब्लड है ही कम, तो उसकी वजह से सिस्टेमिक हाइपोटेंशन इस तो आई में भी कम आएगा। तो उसकी वजह से ये 3 कॉज हो सकते हैं। इस्कीमिक थ्योरी इस तरह डिफाइन करते हैं कि इस्कीमिक कॉज की वजह से भी ग्लाकोमा इस तरह हो सकता है, और मैकेनिकल थ्योरी से भी। अब हमारे पास टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ ग्लाकोमा। डायग्नोज कैसे करते हैं, तो एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी ग्लाकोमा का केस है 5 ऐसे स्टेप हैं जो आपने लाजमी करने होते हैं। ये 5 स्टेप हैं जो उसके डायग्नोसिस में कन्फर्म होते हैं, वो आपने करवाने हैं। एक टोनोमेट्री, टोनो मतलब प्रेशर चेक करने के लिए, गोनियोस्कोपी लेंस जो होता है ना उसका एंगल वो चेक करने के लिए नैरो है या ओपन है। फंडोस्कोपी उसके जो है ना पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेटिना उसको चेक करने के लिए, जहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व
या फंडस जिसे कहते हैं, फंडस को देखने के लिए। आगे चौथा पेरीमेट्री, विजुअल फील्ड चेक करने के लिए। और इमेजिंग टेक्निक्स, जो हमारे पास सबसे जो रैपिड, जिससे हमारे पास रिस्पॉन्स हो जाता है, OCTs, लेज़र पोलैरिमेट्री, जिसमें ये पैकीमेट्री आ जाते हैं। सबसे पहले टोनोमेट्री, इसमें हम करते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर को मेजर करते हैं। इसके 3 तरीके हो सकते हैं, एक तो शाइजोन्स इंडेंटेशन टोनोमेट्री है, दूसरा एप्लेनेशन टोनोमेट्री और तीसरा डिजिटल मेथड। अब शाइजोन्स इंडेंटेशन मतलब थोड़ा सा दबाना। तो कॉर्निया में ये जो अपरेटस है, शाइजोन्स अपरेटस, ये ऊपर थोड़ा सा ना इंडेंट किया जाता है प्लेंजर की मदद से। तो ये क्या करता है, ये फिर उसको स्केल लगा होता है जिससे वो रीडिंग दे देता है। और इस पे इफेक्ट क्या हो सकता है, ये चीज़ MCQ आ सकता है कि शाइजोन्स मेजरिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉर्नियोस्क्लेरल रिजिडिटी। कॉर्नियोस्क्लेरल रिजिडिटी इसको अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि मायोप्स में ये कम होती है तो उसकी वजह से लो रीडिंग इसकी दे सकती है, हालांकि फॉल्सली लो होगी, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि कॉर्नियोस्क्लेरल रिजिडिटी इसकी रीडिंग को अफेक्ट कर जाए, शाइजोन्स इंडेंटेशन टोनोमेट्री। दूसरा एप्लेनेशन टोनोमेट्री। एप्लेनेशन, इसमें कॉर्निया को फ्लैटन किया जाता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया उसको फ्लैटन, इतना प्रेशर डाला जाता है वो फ्लैट हो जाए, फिर उसको चेक किया जाता है इससे। तो ये मोर एक्यूरेट है शाइजोन्स से, और इसको जो फैक्टर अफेक्ट कर सकता है वो कॉर्नियल थिकनेस है। और भी हैं लेकिन जो मेन है कॉर्नियल थिकनेस है, ये उसको अफेक्ट करती है। इसकी टाइप्स कितने, गोल्डमैन एप्लेनेशन है, पोर्टेबल है, न्यूमोटोनोमीटर इसमें एयर यूज़ होती है, और टोनोपेन टोनोमीटर, ये इसकी आगे टाइप्स हैं। आगे हमारे पास डिजिटल मेथड है। डिजिटल मेथड वैसे भी जो जहाँ भी आता है डिजिटल मेथड वो क्रूड मेथड होता है, और ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन के लिए होता है। हमारे पास प्रोवोकेटिव टेस्ट क्या होते हैं कि ये जो लेटेंट या सब एक्यूट स्टेज होती है ना प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा की, इसमें एंगल क्लोज होता है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास प्रोवोकेटिव टेस्ट होते हैं, मतलब अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ, ये लेटेंट है, तो उसको डायग्नोज करने के लिए हम ये करते हैं। ये हमें सस्पेक्ट है कि हो सकता है, तो फिर हम ये प्रोवोकेटिव टेस्ट करते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारा मकसद एक होता है कि पीपल को मिड डायलेट करना। मिड डायलेट क्यों करते हैं, क्योंकि जब मिड डायलेट पीपल होता है तो आइरस का कॉन्टैक्ट लेंस से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो पोस्टीरियर चैम्बर से जो एक्वस फ्लो है वो एंटीरियर चैम्बर में नहीं जा सकता, तो इसलिए हम उसको मिड डायलेट करते हैं। तो इसकी क्या वजह, मैकेनिज्म क्या, जब उसको मिड डायलेट करते हैं तो पोस्टीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो वो आइरस को पुश करना शुरू कर देता है, क्योंकि पीछे प्रेशर बढ़ रहा है, तो इतना पुश करता है कि उसकी जो आइरस की है ना वो आगे उभरा हुआ होता है, तो इसको कहते हैं आइरस बोम्बी, BOMB जैसे आप पढ़ सकते हैं, या प्रोनाउंसिएशन का हो सकता है फ़र्क आ जाए, आइरस बोम्बी। तो उसकी वजह से आइरस पे आगे कॉर्निया तक भी अटैच हो सकता है। तो इसमें कितने तरीके हैं, 3 तरह से कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोवोकेटिव टेस्ट, मतलब फिजियोलॉजिकल मिड डायलेशन कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिक कर सकते हैं, या वाटर ड्रिंकिंग से। फिजियोलॉजिकल नॉर्मली जैसे कि आपको पता है कोई भी स्ट्रेस कंडीशन, फॉर एग्जांपल डार्क रूम टेस्ट, तो हमारी प्यूपिल डायलेट कर जाती हैं। या प्रोन पोजीशन, मतलब एक पेशेंट को उल्टा लिटा दें, या दोनों को मिक्स कर दें, डार्क रूम प्रोन टेस्ट, इस तरह से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने जब मेथड करना है, पहले हमने आई इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करना है, फिर बाद में करना है। अगर 8 का डिफरेंस या 8 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव प्रोवोकेटिव टेस्ट है। ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिए। अगर 8 से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है दोनों मेजरमेंट्स में तो इसका मतलब पॉजिटिव प्रोवोकेटिव टेस्ट है। फार्माकोलॉजी किस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास जो मेट्रियाटिक ड्रग्स हैं लाइक टोपिकामाइड, उस ड्रॉप्स, उसकी वजह से उससे हम कर सकते हैं। वाटर ड्रिंकिंग से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि, लेकिन उसके लिए वो ओपन एंगल ग्लाकोमा के लिए आ जाएगी, प्राइमरी ओपन एंगल के लिए। तो ये 3 तरह से प्रोवोकेटिव टेस्ट हो जाते हैं। आगे हमारे पास जो एक हमारे पास टोनोमेट्री हमारे पास मेन हो गया, टोनोमेट्री के मेथड हमने देख लिया। आगे हमारे पास गोनियोस्कोपी में एंटीरियर चैम्बर एंगल को इवेलुएट करते हैं, वो कितना है, ओपन है, क्लोज है, ये किस लेवल तक है। तो इसमें
विड्थ उसकी चेक करते हैं ताकि टाइप ऑफ ग्लोकोमा में पता चल जाए एंटीरियर चैम्बर की विड्थ कितनी है। मतलब ऐसे ही है जैसे एक रेनबो है, रेनबो में जितने कलर्स हैं, तो जो एंटीरियर चैम्बर के 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने बताए थे, तो रेनबो के लेयर्स की तरह आते हैं। तो गोनियोस्कोपी में गोनियो लेंस इसमें इस्तेमाल होता है। तो उसमें हम कितने नज़र आ रहे हैं, सारे चारों नज़र आ रहे हैं, 3 1, उसकी वजह से हम ग्रेडिंग करते हैं। तो क्या होता है कि इससे हमें एबनॉर्मेलिटी का पता चल जाता है सेकेंडरी ग्लाइकोमा में हमें कि एबनॉर्मेलिटी इसमें किस तरह की है, कि ये क्लोज एंगल क्लोजर में जाएगा या ओपन एंगल में आ जाएगा। गोनियो लेंस क्या होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एलिमिनेट कर देता है। जो वैसे नॉर्मली जो है, जो रेज हैं वो कॉर्निया से जो रेज हैं वो एंगल पे लगने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाते हैं, अंदर ही रह जाती हैं। तो जब गोनियो लेंस इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती, बल्कि वो उस गोनियो लेंस से पास करके आगे हमें वो अपरेटस पे मिल जाती हैं। तो एक ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेडिंग इसकी विजिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंगल, कि कितने स्ट्रक्चर उसमें नज़र आ रहे हैं, उसके बेस पे किया जाता है। ग्रेड 0 से ग्रेड 4 तक है। जो ग्रेड 4 है, 4 से याद रख लें, चारों स्ट्रक्चर नज़र आएंगे और ये वाइडेस्ट एंगल है। मतलब जब सारे नज़र आ रहे हैं तो हमारे पास एंगल वाइड है, मतलब ओपन है। ग्रेड 3 में ओपन एंगल उसे कहते हैं और इसमें 3 चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो वो मैं दोबारा एक दफ़ा से बता देता हूँ। नंबर 1 शॉबिस लाइन, ट्रेबेकुलर मेशवर्क, स्क्लेरल स्पर और एंटीरियर सरफेस ऑफ सिलरी बॉडी। तो जो ग्रेड 3 है इसमें जो एंटीरियर सरफेस ऑफ सिलरी बॉडी है ना, वो हमें नज़र नहीं आती, बाकी 3 चीज़ें नज़र आती थी। ग्रेड 2 में हमारे पास सिलरी बॉडी और स्क्लेरल स्पर वो नज़र नहीं आ रहा था, बाकी 2 चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इसको मॉडरेटली नैरो एंगल कहते हैं ग्रेड 2 को। ग्रेड 1 को नैरो एंगल कहते हैं और इसमें सिर्फ शॉर्बेज लाइन नज़र आ रही होती है। ग्रेड 0 में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, कोई एंगल का स्ट्रक्चर विजिबल नहीं होता है, इसको हम क्लोज एंगल कहते हैं। आगे हमारे पास एक पॉइंट चीज़ है, पेरिफेरल एंटीरियर सिनिकिए। पोस्टीरियर सिनिकिए होता है और एंटीरियर सिनिकिए। एक ही टाइम पे कर लेता हूँ कि एंटीरियर सिनिकिए क्या होता है कि जो आयरस है वो अगर कॉर्निया के साथ अटैच हो जाए, एडिशन बन जाए, तो इसको एंटीरियर सिनिकिए कहते हैं। और पोस्टीरियर सिनिकिए क्या होता है, जब आयरस जो है वो लेंस के साथ अटैच हो जाए, मतलब एडिशन बन जाए, उसकी एडिशन कर जाए, तो उसको पोस्टीरियर सिनिकिए कहते हैं। अब ग्रेड 4 और 3 ओपन एंगल में आते हैं, ग्रेड 2 और 1 जो है वो नैरो एंगल में आते हैं। फंडोस्कोपी, तीसरा हमारे पास फंडोस्कोपी, जिसमें फंडस हमने देखना है। फंडस में ऑप्टिक नर्व हेड चेंजेस, उसके हेड पे क्या चीज़ें चेंजेस आ रही हैं, और वो मोस्टली हम ऑप्थेल्मोस्कोप या स्लिट लैंप से करते हैं। नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क में क्या नज़र आता है हमारे पास, ऑप्टिक डिस्क उसका साइज़ स्पेसिफिक होता है, ऑप्टिक डिस्क कप होता है, ऑप्टिक कप जिसे कहते हैं, न्यूरो रेटिनल रिम होता है, और कप टू डिस्क रेशो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने देखने होते हैं। अब जो ऑप्टिक डिस्क है उसका साइज़ जो है वो, उसका जो डायमीटर वो 1.5 टू 1.7 मिलीमीटर है। ऑप्टिक डिस्क कप ये फनल शेप डिप्रेशन है, और यहाँ से क्या आता है कप, क्योंकि सेंटर है, यहाँ से सेंटर रेटिनल वेसल्स पास करती हैं, और ये वाइट इन कलर होता है, मतलब ब्राइट होता है ऑप्टिक डिस्क के दूसरे मार्जिन, जिसको न्यूरो रेटिनल रिम कहते हैं। न्यूरो रेटिनल रिम में क्या होता है, ये रेटिनल नर्व फाइबर यहाँ से आ रहे हैं। जैसे समझ लें जैसे ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व पूरी नर्व है, नर्व के दरमियान से वेसल्स आ रही होती हैं। तो ऐसे ही है ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क के अंदर ऑप्टिक कप है, ऑप्टिक कप से क्या आ रही होती हैं, वेसल्स, और ऑप्टिक डिस्क का जो बाकी वाला हिस्सा है न्यूरो रेटिनल रिम जिसे कहते हैं, उससे आ रही होती हैं नर्व फाइबर। ये इस तरह आप इजीली याद रख सकते हैं। ये न्यूरो रेटिनल रिम का जो कलर है वो ऑरेंज या पिंक कलर होता है। कप टू डिस्क रेशो, ये क्या होता है, जो रेंज इसकी जो है वो 0.2 टू 0.7 है, और जो एवरेज है वो 0.3 है। तो ये भी चेक करनी होती है। ग्लोकोमा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो नर्व फाइबर लेयर डिफेक्ट आ जाता है, वो भी हमारे पास ये सबसे अर्लीस्ट चेंज है जो हमारे पास रेड फ्री लाइट से चेक की जा सकती है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अर्लीस्ट चेंज जो है वो नर्व फाइबर लेयर डिफेक्ट है। दूसरा न्यूरो रेटिनल रिम,
हमारे पास पिंक या ऑरेंज होता है तो इसमें क्या हो जाता है, ग्लाइकोमा में पैलर हो जाता है, इसकी विड्थ डिक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास ऑप्टिक डिस्क कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क होना शुरू हो जाती है। ये अगर 0.7 से, ये हमारे पास ऑप्टिक डिस्क कपिंग अगर एक आई में 0.7 से ज़्यादा है या दोनों आइज में 0.2 का डिफरेंस है तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क कपिंग। ये हम याद रख लें। आगे क्या होता है, हमारा नेजलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल नेजल साइड पे आ जाती हैं, स्प्लिंटर हेमरेज मिल सकते हैं हमारे पास, और पेरीपेपिलरी एट्रोफी। नेक्स्ट हमारे पास है पेरीमेट्री में हम विजुअल फील्ड इफेक्ट चेंज करते हैं, चेक करते हैं विजुअल फील्ड इफेक्ट्स कितने हैं। तो ये इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं या हम मॉनिटरिंग के लिए कि ग्लाइकोमा कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए। ये दो इसकी इम्पोर्टेंस है दो तरह से। आगे फील्ड ऑफ विजन क्या है, तो जो नॉर्मल फील्ड ऑफ विजन है वो ऐसे याद रखने, सुपीरियर, नेजल, इन्फीरियर और टेम्पोरल। तो सुपीरियर 50 डिग्री, नेजल 60 डिग्री, इन्फीरियर 70 डिग्री, और जो लैटरल है, जो टेम्पोरल है, उसको 90 डिग्री। ये इसका हमारा नॉर्मल मोनोकुलर फील्ड ऑफ विजन है। तो ये क्वेश्चन एक दफ़ा आया हुआ है, ये आप याद रख लिए, याद रखने कि नॉर्मल कितना होता है। हमारा एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ फिक्सेशन होता है जहाँ पे हम फोकस कर रहे होते हैं, उसके जो 30 डिग्री अराउंड होता है उसको कहते हैं सेंट्रल फील्ड, और जो हमारे पास 30 डिग्री से आगे होता है उसको कहते हैं पेरिफेरल फील्ड। जो हमारे पास चेंजेस आ जाते हैं हमारे पास ग्लाइकोमा में, तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि रेटिनल गैंग्लियन सेल उनका डैमेज हो रहा होता है। गैंग्लियन सेल 3 तरह के होते हैं, पार्वोसेलुलर गैंग्लियन, मैग्नोसेलुलर एंड कोनियोसेलुलर। पार्वोसेलुलर याद रख लें कि प्राइमरी फंक्शन यानी कि विजन का, क्योंकि आई विजन से रिलेटेड है तो ये विजुअल एक्टिविटी किससे रिलेटेड है। और जो मैग्नोसेलुलर एम से मोशन है तो फ्लिकर एंड मोशन की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। और जो कोनियोसेलुलर है ये शॉर्ट या ब्लू वेवलेंथ उसमें उसके ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। जो क्या होता है, जो हमारे पास पार्वोसेलुलर है ये सबसे एंड पे डैमेज होते हैं, सबसे पहले मैग्नोसेलुलर और कोनियोसेलुलर ये इन्वॉल्व होते हैं। पेरीमेट्री हम कर रहे थे, पेरीमेट्री की कितनी टाइप्स हैं, दो तरह से कर सकते हैं, काइनेटिक है और स्टैटिक है। काइनेटिक में जिसमें हमारे पास जो मैनुअल भी इसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास स्टिमुलस ने मूव करना है, ये 2 डायमेंशनल असेसमेंट देता है। टेंजेंट स्क्रीन में 30 डिग्री तक विजुअल फील्ड चेक हो सकता है, और गोल्डमैन पेरीमीटर में सेंटर और पेरिफेरल दोनों फील्ड्स आते हैं। ये इसकी दो तरह से हम कर सकते हैं। अब स्टैटिक जो है, स्टैटिक में स्टेशनरी स्टिमुलस ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी और प्रेजेंटेड, इंटेंसिटी उसकी चेंज होती है लेकिन स्टैटिक होता है। ये एक्यूरेट है काइनेटिक से, और ये 3 डायमेंशनल असेसमेंट देता है। बाकी इसमें क्योंकि ऑटोमेटेड होता है तो इसमें सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, और रिजल्ट रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सेंटर और पेरिफेरल फील्ड जिस तरह वो गोल्डमैन में था काइनेटिक वाले में, इसमें दोनों चेक होते हैं। अब स्टैटिक ऑटोमेटेड पेरीमेट्रिक कितने तरह के होते हैं, 3 तरह से हो सकती है, सैप, स्वैप और एफडीटी। सैप स्टैंडर्ड ऑटोमेटेड पेरीमेट्री, और ये किस लिए होती है, ये जब सब्सटेंशियल, जब बहुत सारा लॉस हो चुका हो, मतलब ये क्रॉस लॉस को चेक करती है, माइनर लॉस को ये चेक नहीं कर सकती। शॉर्ट वेटेड पेरीमेट्री स्वैप, ये क्या यूज़ करती है, ब्लू स्टिमुलस ऑन येलो बैकग्राउंड। और क्योंकि ब्लू जो है जो शॉर्ट वेवलेंथ है, और ये कोनियोसेलुलर गैंग्लियन को चेक करती है कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आया, और ये 5 साल पहले ये चेक कर लेती है कि इसमें डिफेक्ट आया, बजाय इसके कि वो स्टैंडर्ड ऑटोमेटेड पेरीमेट्री यूज़ करें। फ्रीक्वेंसी डबलिंग टेस्ट, फ्रीक्वेंसी मोशन रिलेटेड, तो इसमें हम मैग्नोसेलुलर पाथवे को चेक करते हैं कि वो इंटैक्ट है या नहीं। अब हमारे पास है ग्लाइकोमेट्रिस विजुअल फील्ड इफेक्ट्स, मतलब ग्लाइकोमा में विजुअल फील्ड इफेक्ट्स कौन कौन से आ सकते हैं। विजुअल फील्ड क्या है, इट इज़ एन आइलैंड ऑफ विजन इन अ सी ऑफ डार्कनेस। तो क्या है इसमें चेंजेस किस तरह, स्कोटोमा कहते हैं डिफेक्ट इन द फील्ड ऑफ विजन,
और दो तरह से होता है, रिलेटिव या एब्सोल्यूट। रिलेटिव होता है कि हमें स्कोटोमा, क्योंकि ना फील्ड ऑफ विजन में कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें या ब्लर नज़र आ रहा है या वो पॉइंट में हमें नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। अगर ब्लर नज़र आ रहा है बाकी की निस्बत, उसे कहते हैं रिलेटिव स्कोटोमा। और एब्सोल्यूट होता है जब हमें वो परसेप्शन उसकी हो ही ना हो, टोटल लॉस हो इस पॉइंट का या उस एरिया का, उसे एब्सोल्यूट स्कोटोमा कहते हैं। विजुअल फील्ड इफेक्ट्स, एक दफ़ा पार्ट के तौर पे क्वेश्चन आया हुआ है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि वो कहता है कि कम से कम 2 विजुअल फील्ड इफेक्ट्स ग्लोकोमा में जाते हैं, वो उनके नाम सिर्फ लिखें, डिटेल्स नहीं, सिर्फ नाम आए हुए हैं। तो वो इसको 3 तरह से डिवाइड करते हैं, अर्ली विजुअल फील्ड इफेक्ट, मॉडरेट एंड एडवांस विजुअल फील्ड इफेक्ट्स। तो आप इसमें से कोई भी याद रख लीजिएगा। अर्ली विजुअल फील्ड इफेक्ट्स में कौन कौन से हैं? पैरासेंट्रल और रोइनीज नेजल स्टेप, आइसोलेटेड पैरासेंट्रल नेजल स्कोटोमा, बेरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, साइटल स्कोटोमा, ये आते हैं हमारे पास अर्ली में। इसके नाम ही याद रख लें, बहुत हैं, बाकी डिटेल्स में एमसीक्यू में आ सकते हैं, वैसे उम्मीद नहीं आएगा। जो पैरासेंट्रल है वो 10 से 20 डिग्री फिक्सेशन पॉइंट के अंदर अंदर ये पैरासेंट्रल होता है। रोनी नेजल स्टेप, ये क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल राफे कहते हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम सर्कल में ड्रा करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल राफे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये उसको क्रॉस नहीं करता और ये डिफरेंस इन सेंसिटिविटी अबव एंड बिलो द हॉरिजॉन्टल मिड लाइन इन द नेजल फील्ड, ये उसको चेक करने के लिए होता है, ये उसको डिफाइन किया जाता है एक तरह से। आइसोलेटेड पैरासेंट्रल नेजल स्कोटोमा और बेरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अगर ब्लाइंड स्पॉट वो है जो हमें नज़र ही नहीं आता, वो पॉइंट होता है विजुअल फील्ड का, तो उसकी अगर इनलार्जमेंट हो जाए तो उसको बेरिंग, मतलब बड़ा से याद रख लें, ब्लाइंड स्पॉट का बड़ा होना, बेरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। साइडल स्कोटोमा, साइडल कहते हैं सिक्कल शेप को, तो पैरासेंट्रल स्कोटोमा अगर ब्लाइंड स्पॉट को ज्वाइन कर ले तो सिक्कल शेप की उसकी शेप बन जाती है ऊपर और नीचे, इसको कहते हैं साइडल स्कोटोमा। मॉडरेट विजुअल फील्ड इफेक्ट्स क्या हैं? जैरम या आर्कुएट स्कोटोमा, ये कैप की तरह का होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल राफे पे ये भी एंड हो जाता है, इसको कहते हैं जैरम या आर्कुएट स्कोटोमा। आगे रिंग स्कोटोमा या डबल आर्कुएट स्कोटोमा, ये अगर ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे आ जाए। और पेरिफेरल डिप्रेशन और पेरिफेरल ब्रेक थ्रू। आगे हमारे पास है एडवांस विजुअल फील्ड इफेक्ट, इसमें सेंट्रल एंड टेम्पोरल आइलैंड, जिसमें हम सेंट्रल पे एक पॉइंट होता है और एक टेम्पोरल पे जो हम नज़र आ रहा होता है, वो दूसरी सेंट्रल आइलैंड एंड टेम्पोरल आइलैंड ऑफ विजन। आगे हमारे पास नंबर 5 पे है जो इमेजिंग टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस में। इमेजिंग में क्या है? ये अर्लीस्ट डैमेज को डिटेक्ट करने के लिए होती हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं? ऑप्टिकल कोवरेंस टोमोग्राफी यानी कि ओसीटी में जो रेज होती हैं वो इंफ्रारेड रेज यूज़ होती हैं 815 नैनोमीटर की। आगे कॉन्फोकल स्कैनिंग लेज़र ऑप्थल्मोलॉजी, इसमें लेज़र आया तो लेज़र यूज़ होगा 670 नैनोमीटर का। और स्कैनिंग लेज़र पोलैरिमेट्री, इसमें इंफ्रारेड, पोलैरिमेट्री में मोस्टली इंफ्रारेड होती हैं, तो इसमें भी इंफ्रारेड 780 नैनोमीटर लाइट की। अल्ट्रा माइक्रो माइक्रोस्कोपी यूबीएम, इसमें क्या होता है कि एंटीरियर चैम्बर एंगल, इसमें स्टेटस उसको चेक करते हैं। पैकीमेट्री कॉर्नियल थिकनेस के लिए। स्टीरियो डिस्क फोटोग्राफी, ये हम रेफरेंस के तौर पे लेते हैं जो ऑप्टिक डिस्क इमेजिंग में, और जो अभी भी बहुत मतलब मानी जाती है, स्टीरियो डिस्क फोटोग्राफी। अब हमारे पास मेन टॉपिक आता है जिसमें एससीक्यू आता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, जो प्राइमरी ग्लोकोमा के आगे है प्राइमरी ओपन एंगल और आगे क्लोज एंगल आ जाएगा। ओपन एंगल क्या है? ये बायलैटरल ऑप्टिक न्यूरोपैथी है जिसमें फॉलोइंग फीचर्स होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं। इंट्राओकुलर प्रेशर ग्रेटर देन 21 mmHg, ग्लाइकोमेटिस ऑप्टिक डिस्क चेंजेस होंगे, ग्लाइकोमेटिस विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होंगे, एंगल जो है वो ओपन या नॉर्मल होगा और सेकेंडरी कॉज इसमें नहीं होगा। तो इसको आप इस तरह, ये इसके जो है डायग्नोस्टिक पॉइंट्स भी हो सकते हैं और आप इस तरह से याद रखें, जैसे 5 हैं हमारे पास। सबसे पहले टोनोमेट्री, प्रेशर इसका 21 से ज़्यादा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि फंडोस्कोपी में ऑप्टिक डिस्क चेंजेस नजर आएंगे, जो पेरीमेट्री में विजुअल फील्ड इफेक्ट आएंगे,
एंगल जो गोनियोस्कोपी हमने की तो उसमें एंगल नॉर्मल आएगा क्योंकि ये ओपन एंगल है, ओपन या नॉर्मल आएगा। और जो हमारे पास सेकेंडरी कॉज इसमें कोई नहीं आएगा। तो ये इसलिए इस तरह याद रख सकते हैं। प्रेवलेंस क्या है कि ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है सब ग्लोकोमा में से, प्राइमरी एंगल ग्लोकोमा। इसलिए शायद यूएचएस में बार बार ये रिपीट होता है, प्राइमरी एंगल काफ़ी दफ़ा मतलब आया हुआ है। रिस्क फैक्टर इसके क्या है? हेरिडिटरी, एज, रेस, फैमिली हिस्ट्री, मायोप्स, डायबिटीज़ मेलाइटस, रेटिनल डिजीज़ और स्टेरॉयड रिस्पॉन्डर्स। तो ये इसके रिस्क फैक्टर हैं। मैकेनिज्म क्या होता है कि क्योंकि इसमें एंगल ओपन रहेगा तो हमारा मसला कहाँ पे आएगा? इसके आउटफ्लो में मसला आ जाएगा। किस तरह से आएगा कि रेजिस्टेंस एक्वस फ्लो के लिए ज़्यादा हो जाएगी। वो कहाँ पे होगी? ट्रेबेकुलर मेशवर्क में। क्यों होगी? क्योंकि जो ट्रेबेकुलर साइड्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जो जिन्होंने लाइन किया होता है ट्रेबेकुलर मेशवर्क को। तो क्या होता है, और वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और जो मेशवर्क है उसकी हाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसका डायमीटर कम हो जाता है, स्पेस का जो स्पेस है जिससे पास करता है, और ओक्लूजन हो जाती है, जिस वजह से वो मतलब उसकी ओक्लूजन हो जाती है और प्रेशर अंदर इंक्रीज हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्वेश्चन आया हुआ है, ये याद रखिएगा कि इसके क्लिनिकल फीचर्स प्राइमरी एंगल ओपन एंगल ग्लाउकोमा के क्या होंगे। तो इससे आपका एक तो डायग्नोसिस भी बनेगा और दूसरा इसका क्वेश्चन अगर सीधा भी आ जाता है क्लिनिकल फीचर तो वो भी देख सकते हैं। पेनलेस स्लोली प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन, ये लाइन अपने याद रखें। पेनलेस होगा, वो आपको देगा कि पेनलेस लॉस ऑफ विजन है, स्लोली प्रोग्रेसिव है, तो फिर ये होगा, क्योंकि बाकी में मोस्टली पेन होती है। नाइट ब्लाइंडनेस, डिटेरियोरेशन ऑफ विजन, सडन लॉस ऑफ विजन, IH या हेडेक, और फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ प्रेसबायोपिक ग्लासेस। और क्या होती है कि अगर साइन में क्या होगा, जो मैंने पहले बता दिया, इंट्राओकुलर प्रेशर, ऑप्टिक डिस्टेंस, विजुअल फील्ड, एंगल ओपन होगा, और डायरेक्शनल वेरिएशन जो है वो 5 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा सस्पिशियस है, अगर 8 से ज़्यादा है तो डायग्नोस्टिक होगा ग्लाउकोमा के लिए। अब इसको डायग्नोसिस का क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्लिनिकल फीचर तो हमने कर लिए, उसमें साइंस और सिम्टम वही। तो उसके अलावा डायग्नोसिस क्लासिकल ट्राइएड है जो हम यूज़ करते हैं प्राइमरी ओपन एंगल को डायग्नोज करने के लिए। ये भी क्वेश्चन है वो, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो इंट्राओकुलर प्रेशर रेज होगा, कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क है, और तीसरा है विजुअल फील्ड इफेक्ट। तो ये याद रखनी है आपने, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये 3 चीज़ें। अगर क्वेश्चन आया हुआ कि ट्रीटमेंट इसका क्या है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा का, तो हम 3 तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट है, लेज़र है, एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ी थी, वो सारी इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट में आती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स और बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा 2 एगोनिस्ट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, मायोटिक्स जिन्हें क्लिनोमाइमेटिक्स भी कहते हैं, और एड्रेनर्जिक ड्रग्स। अब अगर डिटेल्स करनी है तो इसकी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ये MCQ के लिए याद रखिएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। तो क्या करते हैं, ये आउटफ्लो को इंक्रीज कर देते हैं थ्रू यूवी स्क्लेरल रूट, जो हमारे पास 10% जिसके थ्रू जाता है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये एक्वस प्रोडक्शन की डिक्रीज करते हैं उसके प्रोडक्शन को। और अल्फा 2 एगोनिस्ट के हैं, ये दोनों तरह से काम करते हैं, और ये सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है। डिक्रीज प्रोडक्शन को भी कम करते हैं और आउटफ्लो को भी इंक्रीज कर देते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो है ये एक्वस सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं। मायोटिक्स ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज आउटफ्लो को इंक्रीज कर देते हैं। और जो एड्रेनर्जिक्स या सिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं ये भी एक्वस आउटफ्लो को इंक्रीज कर देते हैं। और कैसे याद रखते हैं कि इनफ्लो को, जो आउटफ्लो को और सिक्रीशन को कौन कौन से करते हैं? तो ऐसे याद रख लें कि अल्फा बीटा चार्ली, अल्फा 2 एगोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर, और C चार्ली से कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये क्या करते हैं, ये हमेशा सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं, और जो बाकी हैं वो आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं। ये याद रखने के आप कर सकते हैं। लेज़र
ट्रीटमेंट क्या है इसका, लेज़र इंट्राओकुलर प्रेशर अगर ना कंट्रोल हो रहा तो हम लेज़र करते हैं। कौन से टाइप्स के लेज़र हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एक दफ़ा अलग से। आर्गोन लेज़र, ट्रेबिकुलोप्लास्टी, सिलेक्टिव लेज़र, ट्रेबिकुलोप्लास्टी, ये दो तरह से हम कर सकते हैं। जो आर्गोन लेज़र है ये क्या करता है, ये एक्वस आउटफ्लो को इंक्रीज कर देता है और 8 to 10 मिलीमीटर मर्करी से कम कर देता है इंट्राओकुलर प्रेशर को। आगे क्या है, सिलेक्टिव लेज़र, ये क्या करता है सिलेक्टिव, ये सिर्फ टारगेट मेलानिन पिगमेंट जो होता है ट्रेबिकुलर मैशवर्क में, उसको सिलेक्ट टारगेट करता है और उसको फिर ना डिस्ट्रॉय करता है, जिससे वो उसका पाथवे ओपन हो जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट इसको हमारे पास फिल्ट्रेशन या फिस्टुलाइजेशन कहते हैं। उसमें क्या आता है कि ट्रेबिकुलेक्टमी, ट्रेबिकुलर मैशवर्क है, उसको हम सर्जिकल कॉर्नियस क्लियर ओपनिंग के थ्रू सब कंजक्टाइवल या सबटेनल स्पेस में ओपन कर देते हैं। इसको हम मोस्टली अगर ना एंटी स्कारिंग माइटोमेंसिन सी के साथ यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास सर्जिकल है नॉन पेनिट्रेटिंग ग्लोकोमा सर्जरी, इसको डीप स्क्लेरोटोमी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एंटीरियर चैम्बर को हम छेड़छाड़ नहीं करते, तो इंटरनल मैशवर्क इसका जो है वो प्रिजर्व रहता है। इसके दो टाइप्स हैं, डीप स्क्लेरोटोमी विद और विदाउट कोलेजन इम्प्लांट और विस्को कैनोलोटोमी, कैनोलोस्टोमी। अगर हमारे पास है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, तो इसमें क्या होगा कि बायलैटरल डिजीज़ है और एंगल इसमें इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा होगा, और किस वजह से, एंगल क्लोजर की वजह से। जो एंगल हमारे पास स्ट्रक्चर है मैंने पहले देखो, उसके क्लोज होने की वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होगा। इसके हमारे पास फैक्टर्स क्या हैं, प्री डिस्पोजिंग और प्रेसिपिटेटिंग। प्री डिस्पोजिंग एनाटॉमिकल फैक्टर और जर्नल फैक्टर। एनाटॉमिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सियल लेंथ हो सकती है, कॉर्नियल डायमीटर हो सकता है, एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ हो सकती है, नैरो एंट्रेंस ऑफ चैम्बर एंगल या रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है। जर्नल में एज, सेक्स, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी और रेस, ये जर्नल से हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, जो चीज़ें अगर है तो उसको ज़्यादा कौन सा सकते हैं, डिम इल्यूमिनेशन, वही चीज़ें जो मिड डायलेशन कराते हैं पीपल की, डिम इल्यूमिनेशन, इमोशनल स्ट्रेस और यूज़ ऑफ मिड्रेटिक ड्रग्स। स्टेजेस इसकी क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेजेस इसकी 5 हैं। कौन कौन सी हैं, प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट, इसको हम लेटेंट स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट कम्प्लीटली सिम्टम फ्री होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल होता है, इसमें बड़ा नहीं होता। एंटीरियर चैम्बर डेप्थ जो होती है वो कम होती है, जो एंगल क्लोजर है वो गोनिस्कोपी 1 to 2 ग्रेड तक आता है, और जो प्रोवोकेटिव टेस्ट है वो पॉजिटिव आते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल हो सकता है सब एक्यूट या एक्यूट में, मतलब इसका ये क्लिनिकल कोर्स है कि एक तो इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल रह सकता है, दूसरा क्या है कि सब एक्यूट या एक्यूट ग्लोकोमा में आगे रन कर सकता है या डायरेक्ट क्रोनिक में जा सकता है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, इसमें प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन बना देते हैं पोस्टीरियर चैम्बर और एंटीरियर चैम्बर में। किसके थ्रू, लेज़र पेरिफेरल एरिडोटमी, तो लेज़र के थ्रू जो आइरिस है उसमें एक होल कर देते हैं, उसको एरिडोटमी कहते हैं। और पेरिफेरल सर्जिकल एरिडेक्टमी, जिसमें एक कट लगा देते हैं और आइरिस को, उसका एक हिस्सा थोड़ा सा कट कर देते हैं। इस दो तरह से हम कर सकते हैं। अगले हमारे पास दूसरी स्टेज है सब एक्यूट या इंटरमीडिएट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। इसमें क्या होता है, 3 चीज़ें अपने याद रखनी कि एपिसोड्स ऑफ ब्लड विजन, मतलब बाज़ औक़ात कभी कभी जब वो मिड डायलेशन पीपल, मतलब अगर अंधेरे में जाए, इमोशनल स्ट्रेस हो या कोई मिडिएटिक ड्रग उसने यूज़ कर लिए, तो उस वक्त उसको या प्रोन पोजीशन में गया है तो उस वक्त उसको फील होगा इंट्राओकुलर प्रेशर रेज है और पेन फील होगी, माइल्ड पेन, हेलोज और एपिसोड्स ऑफ ब्लड विजन, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। तो किस सीक्वेंस में होता है इंट्राओकुलर प्रेशर राइज, किस तरह से होता है, फिजियोलॉजिकल मिड्रेसिस होगी, उसके बाद रिलेटिव
प्यूपिलरी ब्लॉक होगा। उसके बाद आइरिस बॉम्बी, उसके बाद मैकेनिकल एंगल ब्लॉक, राइज ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर और फॉल ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर। ये स्टेप्स हैं, ये सीक्वेंस वाइज चलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएंगे कि ब्लड विजन, हेलोज और माइल्ड पेन, वही जो मैंने पहले कहा कि पीरियोडिक 3 चीज़ें चलती हैं। इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल होता है किसमें, अगर एपिसोड्स के दरमियान जो भी टाइम होता है। ट्रीटमेंट क्या है कि ड्यूरिंग अटैक और आफ्टर अटैक। ड्यूरिंग अटैक हम 2% पाइलोकार्पिन दे देते हैं, और आफ्टर अटैक हम प्रोफाइलेटिकली वो लेज़र आइरिडोटमी करते हैं। तीसरी हमारे पास स्टेज है जो इम्पोर्टेंट है और आती भी है, क्वेश्चन भी इसका 2-3 दफ़ा आया हुआ है, एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा। ये मतलब एक सीवियर कंडीशन है। ये सडन एंड सीवियर एलिवेशन ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर एज अ रिजल्ट ऑफ सडन क्लोजर ऑफ एंगल। सडन कंडीशन है और सीवियर कंडीशन है। होती क्या है, हम बात कर रहे थे एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा की, जो कि 3rd स्टेज है एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में। तो ये कह रहे थे कि सडन एंड सीवियर कंडीशन है। कि इसमें होता क्या है कि अगर एक दफ़ा जो एक मैकेनिज़्म के थ्रू अगर जो इंट्राओकुलर प्रेशर रेज होता है तो वो नॉर्मल नहीं होता, हालांकि जो सब एक्यूट स्टेज में वो नॉर्मल हो जाता है, मतलब 2 एपिसोड के अंदर, लेकिन इसमें नॉर्मल नहीं होता फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। तो क्या होता है, हाई प्रेशर की वजह से इस्कीमिया आइरिस के होता है, इसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं और वो क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, वो एंटीरियर सेगमेंट में इन्फ्लेमेशन के साइन प्रोड्यूस करते हैं। ये इसका मैकेनिज्म है या पैथोजेनेसिस है, किस तरह से होता है। क्लिनिकल फीचर्स, इसका क्वेश्चन अलग से आया हुआ है, ये आपने याद रखना है, और इसको डायग्नोसिस भी इसी से आएगा कि सिम्टम में हमारे पास क्या है कि पेन इन द आई, ये एक चीज़ आपने याद रखनी, पेन, परसेप्शन ऑफ हेलोज और विजन डिटीरियरेशन। ये पिछले से मिलते जुलते हैं सब एक्यूट से, लेकिन इसमें पेन है, उसमें माइल्ड थी, इसमें पेन है, मतलब सीवियर पेन आती है। परसेप्शन ऑफ हेलो, विजन डिटीरियरेशन, नोजिया और वॉमिटिंग हो सकता है, और रेडनेस ऑफ आई होगी। ये वो पॉइंट है जो आपको डिफ्रेंशिएट करेगी इससे बाकी सारी टाइप से, कि रेडनेस ऑफ आई, वाटरिंग और फोटोफोबिया। रेडनेस आपने याद रखनी है। साइंस में हमारे पास विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज होगी और इंट्राओकुलर प्रेशर 70 मिलीमीटर मर्करी या इससे भी ऊपर हो सकता है। ये भी आप याद रखिएगा कि जब भी वो देगा डायग्नोसिस के लिए तो इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा देगा। नॉर्मल तो 10 to होता है ना, इसकी रेंज 10 से 21 होती है, लेकिन इसमें वो रेंज इसकी बहुत ज़्यादा देगा, तो इससे आप डायग्नोस। और दूसरा क्या होता है, कंजक्टिवा रेड होता है, कॉर्निया क्लाउडी, एंटीरियर चैम्बर शैलो होता है, प्यूपिल वर्टिकली ओवल फिक्स होता है, सेमी डायलेटेड होता है और अनरिस्पॉन्सिव टू लाइट। ये भी आमतौर पे वो डायग्नोसिस के लिए ये पॉइंट देता है प्यूपिल का, अनरिस्पॉन्सिव टू लाइट और फिक्स्ड है। आइरिस वाइटिश होता है, लेंस उसकी ओपेसिटीज हो सकती हैं, ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग होगी, गोनियोस्कोपी में नैरो एंगल होगा। तो इन सारे साइंस और मतलब सारी चीज़ें इसके जो आसपास हैं उसको आप देख लें तो हमारे पास इसके क्लिनिकल फीचर्स बन जाते हैं। तो इसमें डायग्नोसिस के लिए एक तो वो रेडनेस दे सकता है, पेन दे सकता है, उसके अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर दे सकता है, और साथ में वो देगा प्यूपिल को, कंजक्टिवा भी रेड होगा। ये मतलब एक ना सीवियर कंडीशन है एक तरह से। तो आगे इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट, डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एक दफ़ा। इसमें क्या होगा, एक तो रेज इंट्राओकुलर प्रेशर होगा, ठीक है, हेजी कॉर्निया होगा कॉर्नियल एडिमा की वजह से, डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी, शैलो एंटीरियर चैम्बर, प्यूपिल जो मैंने कहा सेमी डायलेटेड और फिक्स्ड होगा, अनरिस्पॉन्सिव टू लाइट होगा, ऑप्टिक डिस्क हाइपरेमिया, गोनियोस्कोपी में एंटीरियर चैम्बर एंगल क्लोजर होगा। तो इसके डायग्नोस्टिक में पांचों के पांचों वो डायग्नोस्टिक जनरल डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं। बाकी कॉर्निया, हेजी, विजुअल एक्टिविटी और प्यूपिल, ऑप्टिक डिस्क, ये चीज़ें आप साथ ऐड कर दें तो इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है, ये एक साइट थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है ऑप्थेल्मोलॉजी में। ये एक्यूट एंगल क्लोजर जो है ना,
साइट थ्रेटनिंग मतलब सीवियर कंडीशन है। इसको ट्रीटमेंट के लिए 3 हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं कि एक तो एक्यूट अटैक को प्रिवेंट कंट्रोल करना है, दूसरा फ्यूचर अटैक को प्रिवेंट करना है उसी आई में, और तीसरा स्टेप इसका क्या आता है कि जो साथ वाली आँख है उसको अटैक से बचाना होता है। ये 3 तरह से इसको हम करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ट्रीटमेंट का, ये याद रखिए, अच्छे से करना है कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब एक्यूट अटैक को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सिस्टेमिक थेरेपी है और टॉपिकल है। सिस्टेमिक में हम 2 चीज़ें देते हैं, सीटाज़ोलिमाइड और हाइपरऑस्मोटिक ड्रग्स, हाइपरऑस्मोटिक लाइक मैनिटोल, ग्लिसरोल, और तीसरा एनाल्जेसिक्स देते हैं क्योंकि पेन हो रही होती है, और चौथा एंटीमेटिक वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए। ये 4 चीज़ें हम इसमें करते हैं सिस्टेमिक में। टॉपिकल में वही चीज़ें हैं जो, और ये कब शुरू करते हैं, पाइलोकार्पिन, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा 2 एगोनिस्ट, टॉपिकल कार्बोनिक एनालाइज इनहिबिटर, टॉपिकल स्टेरॉइड्स, ये वही चीज़ें जो हमने पहले वो प्राइमरी ओपन एंगल में की थी, ये इसमें भी वही करनी है। प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर अटैक से बचने के लिए उसी आई में क्या करते हैं, वो जो हम सर्जरी इसमें करेंगे, लेज़र आइरोडोटमी कर देंगे। अगर 50% से ज़्यादा अगर जो है ना एंगल ओपन है, और अगर 50% से ज़्यादा एंगल क्लोज है तो हम ट्रेबेकुलेक्टमी करते हैं, लेज़र आइरोडोटमी और ट्रेबेकुलेक्टमी। दूसरी जो तीसरा इसका है कि फेलो आई को बचाने के लिए हम प्रोफाइलेक्टिक लेज़र आइरोडोटमी या सर्जिकल आइरिडेक्टमी कर देते हैं। तो ये हमारे पास प्राइमरी वाला पूरा होता है। जो अक्यूट है, अगर हमारे पास क्रोनिक एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा, इसमें से क्वेश्चन नहीं आया हुआ वैसे, एंटीरियर सिनिकियल फॉर्मेशन परसिस्ट होते हैं। एंटीरियर सिनिकियल वही जो अटैचमेंट ऑफ आइरिस विद द कॉर्निया, और एंगल क्लोजर ग्रेजुअली एंड इंट्राओकुलर प्रेशर राइजेस स्लोली। इसको क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, एंटीरियर चैम्बर होगा, गोनियोस्कोपी में प्रेजेंस ऑफ पेरिफेरल एंटीरियर सिनिकिया, और पहले भी इधर मैंने बता दिया था। इंट्राओकुलर प्रेशर रिमेन कॉन्टिन्यूसली एलिवेट, क्योंकि क्रोनिक स्टेज है वो कॉन्टिन्यूसली एलिवेट होगा। ट्रीटमेंट इसका मेडिकल भी और सर्जिकल जैसे पहले हुए थे। अगर मेरे पास 5th स्टेज है एब्सोल्यूट ग्लाउकोमा की। एब्सोल्यूट मतलब एंड स्टेज है। इसमें क्या होता है, पेनफुल भी हो सकती है और पेनलेस हार्ड ब्लाइंड आई, ये याद रखिएगा, पेनलेस और पेनफुल हार्ड ब्लाइंड आई। क्लिनिकल फीचर्स में क्योंकि एंड स्टेज है तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, नो परसेप्शन ऑफ लाइट, इंट्राओकुलर प्रेशर रेज है, यूजुअली पेनफुल होती है लेकिन बाद पेनलेस हो सकती है, सीलरी कंजेशन होगी, और जो एंटीरियर चैम्बर है वो पीपल डायलेटेड होगी, नॉन रिएक्टिव टू लाइट, और फुल कपिंग होगी। मतलब 2 चीज़ें इसमें क्या है, एक नो परसेप्शन ऑफ लाइट है, दूसरी फुल कपिंग है। ये जो मतलब फाइनल स्टेज तक पहुंच गई चीज़ें। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि अब चूंकि हमारे पास इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं कि कंफर्टेबल रखने के लिए आई को कंफर्टेबल जहाँ तक रख सकते हैं हम कोशिश करते हैं वहाँ तक रखें। तो क्या क्या हम देंगे, एक तो एंटीग्लाइकोमा ड्रग्स, इसका इतना फ़ायदा नहीं होता, रेट्रोबल्बर अल्कोहल इंजेक्शन ताकि पेन पाथवे को इनहिबिट किया जा सके, साइक्लोक्रायोथेरेपी कि जो सीलरी प्रोसेस है उसको हम मतलब ना एक रोक दें तक वो एक्वस इमेज की प्रोडक्शन ना करें, डायोड लेज़र उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं सिक्रीशन को सीलरी एपिथेलियम की, फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑपरेशन और ट्रेबेकुलेक्टमी विद एमएमसी माइटोमेसिन सी, ई न्यूक्लिएशन, अगर ज़्यादा मसला आ गया तो हम वैसे आँख का आई बॉल ही रिमूव कर देते हैं, तो ई न्यूक्लिएशन इसका फाइनल स्टेप होता है। अब हमारा सेकेंडरी ग्लाउकोमा क्या है कि अगर ग्लाउकोमा जो हमारे पास इस पाथवे या इससे रिलेटेड नहीं होता लेकिन आई के किसी और अदर ऑकुलर डिजीज से रिलेटेड होता है, इट इज़ द ग्लाउकोमा विच डेवलप सेकेंडरी टू एनी अदर ऑकुलर डिजीज। इसमें कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, जो मतलब आप इस तरह याद रखें कि इसके जो एक्वस ह्यूमर है या एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कॉर्निया आता है, ठीक है, उसका अल्सर हो सकता है, कॉर्नियल अल्सर है, परफोरेटेड नॉन परफोरेटेड, आइरिस रिलेटेड हो सकता है, लेंस रिलेटेड हो सकता है, और कैप्सूल लेने के कैप्सूल रिलेटेड हो सकता है,
और कोई ब्लड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव हो सकता है, ट्यूमर्स की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, या स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा, या इंक्रीज्ड एपिस्क्लेरल वेनस प्रेशर। तो ये खास है जो है, जो कॉजेज जो एटियोलॉजी है। कॉर्नियल अल्सर जो है परफोरेटेड और नॉन परफोरेटेड। परफोरेटेड तब होते हैं अगर वो हमारे पास जो है बेस डेस्मेंट मेम्ब्रेन उसको भी इन्वॉल्व कर लें, और नॉन परफोरेटेड अगर वो डेस्मेंट मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व ना करें। आइरिस रिलेटेड क्या हो सकती हैं, इन्फ्लेमेटरी ग्लोकोमा या एरिडोस्क्लेराइटिस, उसका इन्फ्लेमेशन हो गया आइरिस का। पिगमेंटरी ग्लोकोमा कि जो किसी वजह से इंजरी हुई है तो आइरिस का जो पिगमेंट्स हैं वो आके उधर मेशवर्क में फंस। नियोवास्कुलर ग्लोकोमा, और जैसा हमने पढ़ा है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता है कि नियोवास्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाती हैं आइरिस पे, जिस वजह से वो क्लोज होना शुरू हो जाता है, एंगल क्लोजर, तो उस वजह से ग्लोकोमा हो जाता है नियोवास्कुलर। आगे क्या है, लेंस रिलेटेड, लेंस इंड्यूस्ड, इसको कहते हैं फैकोजेनिक ग्लोकोमा। तो इसमें एक चीज़ आई हुई है कि उसने कहा था कि हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट है, तो उसमें मतलब ग्लोकोमा की कौन सी टाइप होगी। तो इधर तो लिखा हुआ कि कैटरेक्ट में फैकोलिटिक ग्लोकोमा होगा। फैकोमॉर्फिक क्या होता है, डिफरेंस बता देता हूँ। लेंस रिड्यूस्ड कौन से होते हैं, फैकोमॉर्फिक होता है। फैकोमॉर्फिक क्या है कि अगर कैटरेक्ट है उसकी वजह से लेंस जो है वो स्वेल कर जाता है, तो इसमें जो स्वेल करने की वजह से वो आइरिस को पुश कर देता है, जिसमें पिपिलरी ब्लॉक और एंगल ब्लॉक हो जाता है। इसको कहते हैं फैकोमॉर्फिक। फैकोलिटिक क्या होता है कि लेंस जो है उसमें से लाइसिस उसकी हो रही है, और उससे जो सेलुबल प्रोटीन्स हैं वो निकल रही हैं कैप्सूल से, तो वो जो प्रोटीन्स है या तो वो मेशवर्क में फंस, फैकोसाइटोज जो मैक्रोफेज निकल रही है वो जाके उधर रुक सकते हैं, इसको फैकोलिटिक कहते हैं। तो हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में आता है, ये इसका सिनेरियो आया था हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट, तो उसका फैकोलिटिक ग्लोकोमा। फैकोटॉक्सिक ग्लोकोमा, फैकोटॉक्सिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ऑफ यूवियल टिश्यू, उसकी वजह से हो सकता है। पिपिलरी ब्लॉक ग्लोकोमा। और आगे हमारे पास है सूडो एक्सफोलिएटिव ग्लोकोमा या ग्लोकोमा कैप्सुलरिस। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इसकी वजह, जो क्योंकि ना जो कैप्सूल है वो लेयर्स की फॉर्म में टूटना शुरू हो जाता है, उधर जाके आगे मेशवर्क को ब्लॉक कर देता है। मेट्रोजेनिक में रेड सेल ग्लोकोमा, हेमोलिटिक ग्लोकोमा और घोस्ट सेल ग्लोकोमा। रेड सेल ग्लोकोमा क्या है कि अगर फ्रेश हाइफीमा हो गया, रेड सेल ग्लोकोमा हमारे पास अगर फ्रेश हाइफीमा की वजह से हो जाए। हेमोलिटिक ग्लोकोमा अगर हमारे पास जो आरबीसीज है उनको मैक्रोफेजेस ने इंगल्फ कर लिया और वो उनकी लाइसिस हो गई और टेब्रेस उधर इकट्ठा हो गया। और गोस्ट सेल अगर विट्रस हेमरेज हो गया तो उसकी वजह से गोस्ट सेल ग्लोकोमा हो जाएगा। पोस्ट ऑपरेटिव में एफिक ग्लोकोमा, मेलिग्नेंट और सिलरी ब्लॉक ग्लोकोमा हो जाएगा। और क्या होता है कि ट्यूमर रेटिनोब्लास्टोमा में और मैलिग्नेंट मेलानोमा में। ट्रॉमा, एंगल रिसेक्शन, क्लीवेज ग्लोकोमा या हाइफीमा। तो स्टेरॉयड क्या करते हैं, स्टेरॉयड की वजह से कैसे होता है कि नॉर्मली जो होता है जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ट्रेबेकुलर मेशवर्क के, उनके पास फैगोसिटिक एक्टिविटी होती है, तो ये उनको फैगोसिटिक एक्टिविटी ब्लॉक सप्रेस कर देते हैं, जो उसकी वजह से हो सकता है। और दूसरे के ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज एंजाइम की रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं, जो लाइसोसोम से रिलीज होना होता है। तो इस तरह होता है, क्योंकि आगे वो चीज़ें जो भी पार्टिकल्स हैं उन्होंने आगे जाके ब्लॉक कर देना है मेशवर्क को। आगे हमारे पास एपिस्क्लेरल वेनस प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये एटियोलॉजी इसकी थी। इसमें जो है कि क्वेश्चन आया हुआ कि सेकेंडरी ग्लोकोमा के डिफरेंशियल्स क्या हो सकते हैं। डिफरेंशियल्स में हमारे पास रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर है, फॉर एग्जांपल रेटिनोब्लास्टोमा में है, और कॉर्नियल इनलार्जमेंट होगी जो मेगेलो कॉर्निया या मायोपिया में हो सकता है। कॉर्नियल क्लाउडिंग लाइक इन्फ्लेमेटरी कॉर्नियल डिजीज़ है या क्रेटोमलेशिया है। तो ये तीन है इसके डीटीज। ये वैसे बुक में ऐसा सच नहीं लिखे हुए,
लेकिन पास्ट में लिखे हुए तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ। डिफरेंशियल क्या है? रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर, रेटिनोब्लास्टोमा लाइक कॉर्नियल एनलार्जमेंट और कॉर्नियल क्लाउडिंग। इसके ट्रीटमेंट का हमारे पास क्वेश्चन है हुआ कि सेकेंडरी ग्लाउकोमा का जो ट्रीटमेंट है उसमें कैसे कर सकते हैं। दो चीज़ें हमारे पास होती हैं मेन। एक तो हमने इंट्राओकुलर प्रेशर को जो रेज हुआ उसको कंट्रोल करना है, दूसरा हमने अंडरलाइंग कॉज, क्योंकि ये सेकेंडरी है तो उसका कोई ना कोई कॉज लाजमी होता है, तो अंडरलाइंग कॉज को हमने ट्रीट करना होता है। तो इंट्राओकुलर प्रेशर को ट्रीट कैसे करते हैं? नॉर्मली हम जिस तरह मेडिकल थेरापी, लेज़र और सर्जरी, मेडिकल में वही सिस्टेमिक और टॉपिकल वही सेम है जैसे पीछे थी। लेज़र थेरापी में हमारे पास लेज़र आइरिडोटमी और पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन इस तरह से कर सकते हैं। सर्जरी में हम ट्रेबिकुलेक्टमी और आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन शंट प्रोसीजर ये कर सकते हैं। अंडरलाइंग कॉज रिमूव करने के लिए जो हमारे पास कॉज पहले मैंने बताया, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल, कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, आर्गोन लेजर फोटोकोगुलेशन ऑफ रेटिना, विट्रेक्टमी, स्टॉप द यूज़ ऑफ स्टीरॉयड, अगर स्टीरॉयड इंड्यूस है तो, रिपेयर ऑफ कैरोटिड कवर्नस फिस्टुला और एंटी VEGF इंट्रावेनसली अगर नियोवास्कुलर ग्लाउकोमा है। तो जो मतलब जो पीछे काज थे उन सारों को एक एक करके हमने रिमूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजेनिटल ग्लाउकोमा। कंजेनिटल में ट्रू कंजेनिटल अगर एट बर्थ पे इंट्राओकुलर प्रेशर रेज है, प्राइमरी इन्फेंटाइल अगर विद इन 3 years ऑफ एज है इंट्राओकुलर प्रेशर रेज हो गया। जुवेनाइल ग्लाउकोमा अगर इंट्राओकुलर प्रेशर 3 से 16 साल की उम्र में उसका रेज होना शुरू हो गया तो जुवेनाइल ग्लाउकोमा। अब हमारे पास क्या है कि प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लाउकोमा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका SCQ भी आया हुआ है कि प्राइमरी इन्फेंटाइल जैसे 3 साल के अंदर अंदर, मोस्टली जो 1 साल के अंदर अंदर ही आ जाता है। इसमें क्या आता है कि मेल डेवलपमेंट ऑफ एंगल, मतलब उसकी डेवलपमेंट ही इस तरह से हुई होती है कि एंटीरियर चैम्बर एंगल क्लोज होता है। इसको ट्रेबिकुलो डिसजेनेसिस भी कहते हैं। तो इसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर रेज हो जाता है। इसमें क्या होता है, एंगल एनोमली बर्थ पे मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होती है, लेकिन जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ मतलब 1 साल तक के दौरान वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आगे इसकी की एटियोलॉजी क्या है, कॉज इसका क्या है कि प्रेजेंस ऑफ बर्कन्स मेम्ब्रेन इन फ्रंट ऑफ ट्रेबिकुलम, सेलुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सकती है, ट्रेबिकुलर डिसजेनेसिस, थिकनिंग ऑफ जुक्स्टाकनेजुलर कंपोनेंट, जो हमारे पास जो थर्ड और मोस्ट रेजिस्टेंट कंपोनेंट होता है ट्रेबिकुलर मेशवर्क का, मेल डेवलपमेंट ऑफ स्लैम कनाल उसकी वजह से हो सकते हैं। आगे क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास क्या है, ये अपने याद रखने हैं क्योंकि इसमें से वो डायग्नोसिस बनाता है। सबसे पहले आपने याद रखना लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया और ब्लेफरोस्पैज्म। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो कॉर्नियल हेज है या कॉर्नियल क्लाउडिंग। एक चीज़ बुफ्थेल्मोस, बुफ्थेल्मोस कहते हैं कि इनलार्ज आईबॉल लाइक एन ऑक्स, बड़ी बड़ी उसकी आंखें स्वेल कर जाएंगी, इसको बुफ्थेल्मोस कहते हैं। और आगे साइंस में हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर रेज होगा। कॉर्निया में क्या होगा कि इनलार्जमेंट ऑफ कॉर्नियल डायमीटर, ये मेन इंपॉर्टेंट है और ये कार्डिनल साइन ऑफ ग्लाउकोमा है। इनलार्जमेंट ऑफ कॉर्नियल डायमीटर, कॉर्नियल डायमीटर बर्थ पे कितना होता है 10 होता है। अगर ये 1 साल के अंदर 12 हो जाए तो सस्पिशियस होता है, अगर 13 हो जाए 1 साल के बाद 13 हो जाए तो डायग्नोस्टिक होता है, अगर 14 हो जाए तो ये एडवांस स्टेज होती है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ना उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 13 मिलीमीटर है उसका कॉर्नियल डायमीटर, ये उसने एक चीज़ बताई थी। और दूसरा उसने बताया था कॉर्नियल एडिमा या कॉर्नियल हेजी कॉर्नियल, तो उस वजह से उसने कहा ये क्या है, क्योंकि आपने अगर ये याद होगी तभी आप डायग्नोज कर सकेंगे कि ये प्राइमरी इन्फेंटाइल है। साथ में उसने एज बताई थी 1 ईयर, ठीक है। तो आगे क्या हो सकता है, कॉर्नियल एडिमा हो सकता है, ब्रेक इन डेस्मेंट मेम्ब्रेन, और अगर डेस्मेंट मेम्ब्रेन जहाँ पे
हील होते हैं उसको कहते हैं हाफ स्ट्राया। एंड बाकी कॉर्नियल स्कारिंग हो सकती है, एंटीरियर चैम्बर डीप होगा, आइरस और लेंस, एक्सियल मायोपिया, कोनियोस्कोपी, ऑप्थेल्मोस्कोपी और रिड्यूस विजुअल एक्विटी, ये इसमें चीज़ें आ जाती हैं। और इसका जो है ना क्लिनिकल फीचर्स का सच नहीं आया हुआ, ये इसका डायग्नोसिस आया हुआ है और इसका जो आगे डायग्नोसिस कैसे करना है ये आया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इन्वेस्टिगेशन है। वो रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर होगा, इनलार्जमेंट ऑफ कॉर्नियल डायमीटर जो सबसे मेन है, कोनियोस्कोपिक और फंडोस्कोपिक फाइंडिंग होगी। इसके जो डिफरेंशियल हैं ये आए हुए तो नहीं है, लेकिन रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर हो सकता है, एक्सेसिव टीयरिंग मतलब ज़्यादा आंसू आना, और कॉर्नियल इनलार्जमेंट और कॉर्नियल क्लाउडिंग, जो मतलब इसमें से चीज़ें हैं जो मिलती जुलती हैं उसके ये डिफरेंशियस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका आया हुआ है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम, मेडिकल, सर्जिकल थेरापी और लेज़र, जो हमारे पास प्रोटोकॉल होता है। मेडिकल में टेम्परेरी मेजर है, ये हम सर्जरी या लेज़र से पहले ये करवाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें वही मायोटिक्स जो हैं वो किसी काम के नहीं होते, तो बाकी जो हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, बीटा ब्लॉकर, टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेज और डोजोलामाइड वो यूज़ होते हैं। सर्जरी में हमारे पास क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट में गोनियोटमी है, ट्रेबिकुलेक्टमी और आर्टिफिशियल ड्रेनेज शंट है। गोनियोटमी क्या है, ये प्रोसीजर ऑफ चॉइस है, ये याद रखें एमसीक्यू जैसे में। प्रोसीजर ऑफ चॉइस कौन सा है हमारे पास, गोनियोटमी। इसमें क्या होता है, कब होता है, जब हमारे पास कॉर्निया क्लियर हो, और इसकी सक्सेसफुल रेशियो भी बहुत अच्छी है। इसमें क्या होता है, इंसिजन इज मेड इन द एंगल टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन एंटीरियर चैम्बर एंड श्लेम कनाल, मतलब एंटीरियर चैम्बर और श्लेम कनाल में डायरेक्ट उसका कम्युनिकेशन बना दी जाती है। ट्रेबिकुलोटमी मतलब एक होल बनाना। इसमें क्या होता है, जब गोनियोटमी परफॉर्म ना की जा सके हीजी कॉर्निंग की वजह से, तब हम ट्रेबिकुलोटमी करते हैं। और इसमें क्या होता है, पार्ट ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क इज रिमूव्ड टू फॉर्म कम्युनिकेशन बिटवीन एंटीरियर चैम्बर एंड श्लेम कनाल। जैसा पिछले भी था, इसमें एक पार्ट ऑफ मेशवर्क रिमूव किया है, और उसमें क्या होता है, इंसिजन हमने दी थी। ट्रेबिकुलेक्टमी आ गई हमारे पास, जब हमारा तीसरा स्टेप है, जब हमारे पहले दोनों ना हो रहे हो तब हम ट्रेबिकुलेक्टमी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक्वस ह्यूमर जो है वो इंटीरियर चैम्बर से सब टीनन या सब कंजक्टाइवल स्पेस में ट्रेन कर देते हैं। सब टीनन क्या होता है कि टीनन कैप्सूल होता है स्क्लेरा से ऊपर, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है वो सब टीनन स्पेस होती है, तो उसमें ये सब कंजक्टाइवल स्पेस में हम ड्रेन करते हैं, इसे कहते हैं ट्रेबिकुलेक्टमी। आर्टिफिशियल ड्रेनेज शंट, इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिलिकॉन ट्यूब लगा दी जाती है इंटीरियर चैम्बर और सब टीनन स्पेस में ड्रेनेज के लिए। लेज़र कौन सा हम करते हैं, डायोड लेज़र साइक्लो एब्लेशन। डायोड से याद रखें कि ये डैमेज करेगा सीलरी प्रोसेसेस को, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिस वजह से एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन नहीं होगी या बहुत कम होगी। अगर मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है, इसके सर्जिकल प्रोसीजर्स कौन से हैं ग्लाउकोमा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 दफ़ा आया हुआ है, तो ये 10 है हमारे पास, तो इसके आप नाम भी याद रखें और आगे इसके डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले हमारे पास आईडेक्टमी क्या है, इसमें होल बना दिया जाता है आइरस में, और इस कब बनाया जाता है, जब हमारे पास एंगल क्लोजर हो। जाहिर बात है जब क्लोज एंगल होगा तो उसकी वजह से हमें वो कम्युनिकेशन चाहिए होगी। सेकंड हमारे पास है गोनियोटमी पहले भी हमने पढ़ लिया कि सुपरफिशियल इंसिजन है, जिसकी वजह से हम वो कम्युनिकेशन बना देते हैं एंटीरियर चैम्बर और श्लेम कनाल में। और कब इंडिकेशन इसकी क्या है, कंजेनिटल ग्लाउकोमा विद क्लियर कॉर्निया। कंजेनिटल जब क्लियर कॉर्निया तो गोनियोटमी करते हैं, और ये प्रोसीजर ऑफ चॉइस है इन कंजेनिटल ग्लाउकोमा में। अगर हमारे पास ट्रेबिकुलोटमी, जब हमारे पास हेजियो कॉर्निया हो जाए और इसमें
करते क्या हैं, ट्रेबिकुलर मैश वर्क इज़ ब्रोकन। चौथा हमारे पास है ट्रेबिकुलेक्टमी। ट्रेबिकुलेक्टमी कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन ऑपरेशन है जो हमारे पास हर किस्म के ग्लाउकोमा में हर टाइप में किया जाता है। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। ट्रेबिकुलेक्टमी जो है ये फिल्ट्रेशन ऑपरेशन है और किसी भी टाइप में ये किया जा सकता है, इसका कोई मसला नहीं होता। इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या है, सबसे पहले एनेस्थीसिया दो, लगा दो और एक्सपोज कर दो आई बॉल को, स्पेकुलम लगा के सोचर लगा दो सुपीरियर रेक्टस से ताकि वो मूव ना कर सके। कंजक्टाइवल फ्लैप उतारो, उसके बाद स्क्लेरल फ्लैप उतारना है, पैरासेंटिसिस करना है, डीप स्क्लेरोटमी, पेरिफेरल एरिडेक्टमी, क्लोजर ऑफ स्क्लेरल फ्लैप पहले और बाद में कंजक्टाइवल फ्लैप को क्लोज करना है, रिफॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर चैम्बर, टॉपिकल साइक्लोप्लीजिक सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन और पैड एंड बैंडेज। इसके कुछ स्टेप्स हैं। अगर मैं नंबर 5 पे है नॉन पेनिट्रेटिंग फिल्ट्रेशन सर्जरी। ये कब होती है, मेन इंडिकेशन इसकी है नॉन वो किस में मेन इंडिकेशन, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा में। जब हमने ये पढ़ा नॉन पेनिट्रेटिंग उसमें पढ़ा था, दूसरा हमने ट्रेबिकुलेक्टमी पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि एक्वस ह्यूमर जो इंटीरियर चैम्बर से ट्रेबिकुलर मैशवर्क में जाना था उसको हम सब टेनन एंड सब कंजक्टिवल स्पेस में डाइवर्ट कर देते हैं। पाथ में हम उसका वही रखते हैं कि ट्रेबिकुलर मैशवर्क से सब टेनन स्पेस में उसको भेज देते हैं और उससे और सब कंजक्टिवल स्पेस में। और इसके टाइप से डीप स्क्लेरोटमी है और विस्को कैनोलोस्टमी है। 6 पे हमारे पास है आर्टिफिशियल ड्रेनेज शंट। ये प्लास्टिक डिवाइसेस इसमें यूज़ होती हैं और जब बाकी पिछले वाले ऑप्शन ना अवेल हो रहे हो तो हम ये करते हैं। इसमें कम्युनिकेशन इंटीरियर चैम्बर और सब टेनन स्पेस में बना देते हैं। आगे 7 नंबर पे साइक्लो क्रायोथेरेपी। जहाँ पे क्रायोथेरेपी मतलब उसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर देते हैं, कोगुलेटिव नेक्रोसिस करा देते हैं, जिसकी वजह से स्क्लेरल एपिथेलियल सेल की सिक्रीशन कम हो जाती है। आगे नंबर 8 पे है साइक्लो डायलिसिस। अब ये हमारे पास यूज़ नहीं होता, इसमें हम वैसे कहते थे कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन बना देते थे एंटीरियर चैम्बर और सुप्रा कोरोइडल स्पेस में, और अब ये हमारे पास ऑब्सोल्यूट हो गया है। नंबर 9 पे लेज़र थेरेपी है। लेज़र ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पहले मैंने शायद बताया जी नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ कि लेज़र कौन कौन से तरीके हैं। लेज़र एरिडोटमी है, आगे ALT यानी कि आर्गोन लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी, SLT सिलेक्टिव लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी, और डायोड लेज़र साइक्लोएब्लेशन। लेज़र एरिडोटमी में एंगल क्लोजर में इस्तेमाल होता है और जो आर्गोन लेज़र है उसको जंक्शन पे लगाते हैं पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड पार्ट जो ट्रेबेकुलर मैशवर्क का है। और जो सिलेक्टिव है इसको हम मेलानिन को टारगेट करते हैं जो ट्रेबेकुलर मैशवर्क में होता है। और डायोड लेज़र में हम सीलरी एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये अपने 4 याद रखने लेज़र में, लेज़र एरिडोटमी, आर्गोन लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी, सिलेक्टिव लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी और डायोड लेज़र साइक्लोएब्लेशन। ये 4 अपने याद रखने हैं। नंबर 10 पे एंटी मेटाबोलाइट्स हम यूज़ कर सकते हैं, ये वुंड स्कारिंग के रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं कि स्कारिंग ना हो, क्योंकि अगर स्कारिंग हो जाए फिर वो मसला कर सकता है। मेटोमिसिन C5 फ्लोरोयूरासिल ये इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमारे ये टॉपिक ख़त्म होता है ग्लाउकोमा में। मेनली इसमें प्राइमरी ओपन एंगल, क्लोज एंगल, सेकेंडरी उसके जो स्टेजेस के एक्यूट है वो आ जाती है, और इन्फेंटाइल ग्लाउकोमा। बाकी MCQ उम्मीद है इससे आपको सारे कवर हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।